Hello students, good morning. We are going to learn about introduction to trigonometry. हम लोग आज ट्रिगोनोमेट्री के बारे में सीखने जा रहे हैं। ये जो ट्रिगोनोमेट्री जो है ये 3 शब्द से बना है। ट्री जिसका अर्थ होता है 3, है ना। गॉन, ऐसे गोनो भी होता है तो गॉन मतलब साइड, और मेट्रन का अर्थ होता है मेजरमेंट या मेजर, है ना। मतलब ये जो है ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 वर्ड कह सकते हैं इसको, ट्री, गॉन और मेट्रन। ये ग्रीक से लिया गया है तीनों शब्द। तो ये 3 साइड्स का मेजरमेंट का मतलब एक ऐसा फिगर जिसमें 3 साइड्स हो, मतलब कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो है वो कहां पर हम लोग जानकारी लेंगे, ट्रायंगल के अंतर्गत। ट्रायंगल में भी राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसी के अंतर्गत में जो है ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री छुपा हुआ है। हम लोग जैसे एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, उसमें से एक एंगल तो 90 होता है और शेष 2 एंगल जो होता है वो एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल में ये भी एक्यूट है और ये भी एक्यूट है। वैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बेस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको बेस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो है हम लोग देखेंगे कि किसी एक एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में, जैसे अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो इसके सामने वाला जो फ्रंट साइड होता है, अपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है और जो सबसे जो लास्ट का साइड बचा, रिमेनिंग साइड जो है वो बेस होता है। लेकिन अगर इंडिकेट जो है इस एंगल को किया गया, इंडिकेशन जो है इस एंगल के लिए है, तो इसके फ्रंट साइड ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा और जो रिमेनिंग ये बचेगा ये बेस रहेगा। कहने का मतलब जिस एंगल को इंडिकेट करते हैं या जिस एंगल के रेस्पेक्ट में लेना होता है तो उसके सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज, जो शेष बचा वो बेस। तो यहाँ का अगर हम इस एंगल को इंडिकेट कर दें तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस और परपेंडिकुलर जो होता है वो चेंजेबल होता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सेम होता है किसी भी परिस्थिति में। अब ये कह सकते हैं कि क्या 90 के रेस्पेक्ट में भी होगा, तो नहीं होता है, वो सिर्फ एक्यूट एंगल। तो जब एक 90 हो गया तो 2 शेष जो दोनों कोण बचा, दोनों एंगल जो बचा, ये दोनों जो होगा एक्यूट एंगल होगा। तो इस एक्यूट एंगल के ही रेस्पेक्ट में लेना है। ठीक है, ध्यान रहे जब इसके लिए लेंगे तो ये सामने वाला P, ये हाइपोटेन्यूज तो है ही 90 के सामने वाला, और रिमेनिंग D, और जब इस एंगल के लिए लेंगे तो इसके सामने वाला ये P, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। इस तरह से हम लोग जो है बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को फिक्स कर लिया। ठीक है ना। जो एक्यूट एंगल रहता है या जिस एंगल को इंडिकेट करना रहता है तो हम यहां से ही ABC या तो ए के रेस्पेक्ट में कह दें, और अगर ABC को नहीं इंडिकेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई एंगल का सिंबल, बहुत सारा सिंबल है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, कंपास, आई, फाई, थीटा, बीटा, ईटा, ये सभी जो है उनमें से एक सिर्फ थीटा को बोलने के लिए जो सुविधा होती है, इसमें थीटा बोलने में सुविधा हो जाती है, इसलिए प्राय लोग इसको थीटा का यहाँ इंडिकेशन करते हैं। ठीक है ना, या नोटेशन के रूप में थीटा लिखते हैं। तो जैसे हम किसी भी अज्ञात को लेट करते हैं एक्स वाई जेड से, लेकिन एंगल में क्या है, थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, डेल्टा, इन्हीं सब संकेत का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है इसमें देखते हैं कि 3 साइड में से अगर 2 साइड को लेकर के कोई रेशियो निकालें तो इसमें कितने तरह का रेशियो होगा। अगर
पी बी एच में से दो दो साइड को लेकर के रेशियो निकालें तो कितने रेशियो होंगे उसको हम ध्यान से देखेंगे। पहले एक तो हो सकता है पी बाई एच, दूसरा होगा बी बाई एच और तीसरा होगा पी बाई बी। और फिर इसी का रेसिप्रोकल रेशियो भी कर सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन हो गया। अब इसका उल्टा करेंगे। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एच बाई पी, एच बाई बी और ये बी बाई सी। इस तरह से कुल मिलाकर के 6 रेशियो, और इन्हीं सब रेशियो में से सबका अलग अलग नाम है। पहले वाले रेशियो को हम लोग एस आई एन के नाम से जानते हैं, एस आई एन ई के नाम से, और जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं साइन। इसको कोसाइन कहते हैं, ठीक है ना। मतलब पी बाई एच को साइन और बी बाई एच को कोसाइन, जिसको शॉर्ट में हम लोग कॉस लिखते हैं। और ये पी बाई बी को जो है टेंजेंट लिखते हैं, ठीक है, और शॉर्ट में इसको टेन। अगला जो है एच बाई पी कॉस, कॉसेक, ठीक है ना, कोसेकेंट कहते हैं इसको, और शॉर्ट में कॉसेक। और एच बाई बी को सेकंड कहते हैं, शॉर्ट में सेक। और लास्ट में जो है कोटेंजेंट, और शॉर्ट में कॉट। ये सारे जो नाम दिया गया है इसको हम लोग रेशियो कहते हैं। जैसे अब साइन ही क्या है, कोई किसी ने पूछा व्हाट इज साइन, तो साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। उसी तरह से व्हाट इज कॉस, कॉस इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज, टेन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ये सारे जो है रेशियो है ना। साइन भी क्या है, एक रेशियो है। किस चीज का रेशियो, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से सबको हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सारे जो है इनमें से 5 जो है 3-3 लेटर में लिखा गया, सिर्फ कॉसेक जो है ये 5 लेटर में है। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये 6 रेशियो है। उनमें से 3 मुख्य रेशियो है और बाकी 3 जो है रेसिप्रोकल रेशियो। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये कुल मिलाकर के 6 रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री में। अब कोई नेम के आगे कोई सरनेम जो लिखते हैं, तो यहाँ पर भी सरनेम के रूप में उस एंगल को लिखा जाता है जिस एंगल के रेस्पेक्ट में लेना होता है। तो एंगल यहाँ पर थीटा इंडिकेट किया है, इसलिए साइन सिर्फ साइन नहीं कह करके इसको क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा। मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। उसी तरह से थीटा के रेस्पेक्ट में बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, ठीक है ना। तो ये सभी में एक सुविधाजनक सिंबल, कोई भी जो बोलने में आसान हो, थीटा बीटा अल्फा गामा जो भी लेना हो ले लें। प्रायः थीटा का यूज भरपूर इसमें किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 6 रेशियो है, और इन्हीं 6 रेशियो के अलावा आगे इसी 6 रेशियो के सहायता से आगे जो है हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करेंगे। अब इसको याद करने का तरीका जो है वो क्या है, तो देखेंगे। एक तरीका है इसका, पी बी सी अपॉन एच एच बी। ये पी बाई एच साइन, डी बाई एच कॉस और पी बाई डी ये टेन, ठीक है। अगर ये ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे तो साइन कॉस टेन, और अगर नीचे से ऊपर ले जाएंगे इधर से ऐसे, तो ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कोसेक, ठीक है ना। पी बी पी याद नहीं हो तो हमेशा ऊपर कॉपी के ऊपर में सामने लिख दें कहीं पीवीपी अपॉन एस एस बी, ठीक है। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू टेन। इसका उल्टा पढ़ेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक। तो इस तरह से इसको ऐसे बोलचाल की भाषा में इसको याद रखने का एक तरीका और भी है। इसको पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद बटे हरि हरि बोल सोना चांदी सौ, है ना। इस तरह से इसको याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। पंडित पी से परपेंडिकुलर भी होता है, बी से बेस, बद्री प्रसाद, पी से प्रसाद, लेकिन यहाँ पर फिर परपेंडिकुलर,
हरी हरी बोल, एच से हरी, एच से हरी और बी से बोल, लेकिन एच से हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस और बेस। तो ये, और सोना चांदी तौल, एच से सोना यानी साइन, चांदी सी यानी कॉस, और तौल टेन, है ना, मतलब टी से तौल भी और टेन भी। तो पंडित बद्री प्रसाद बटे हरी हरी बोल सोना चांदी तौल, ऐसे याद रखेंगे तो पी वाई एच साइन, पी वाई एच कॉस और पी वाई बी टेन। इसका उल्टा कर लेंगे तो कॉट से कॉसेक। तो ये है याद करने का एक तरीका, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे। वो किसका? कुछ सम स्पेसिफिक एंगल्स का। कुछ एंगल का जो है हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने का तरीका भी है, एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, और दूसरा जो है एक जो है अल्टरनेटिव मेथड। तो पहले ज्योमेट्रिक वाला में देख लें जल्दी जल्दी से, कि अगर मान लो कि 0 डिग्री का हमको निकालना है ना, तो 0 डिग्री किसी भी ट्रायंगल में कब बनेगा? जब यहाँ पर दूसरी लाइन पहले लाइन पर ओवरलैप होगा। मतलब अगर एक लाइन है बेस, ठीक है ना, और हाइपोटेनिस भी जो है इसी पर आ जाए। देखने के लिए हम सिर्फ समझने के लिए यहाँ थोड़ा अलग करते हैं, और यहाँ पर हम 0 डिग्री दिखाते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये अलग से नहीं है, ये इसी पर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि ये बेस जो है और हाइपोटेनिस है दोनों सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये एक्स और ये एक्स और ये जी, ठीक है। अब इसी के सारे हम लोग निकालेंगे, क्योंकि जब ये लाइन इस पर है तो यहाँ परपेंडिकुलर तो कुछ होगा ही नहीं। अब निकालेंगे साइन 0 डिग्री। तो साइन का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, यानी परपेंडिकुलर इसमें कितना है? 0 अपॉन हाइपोटेनिस कितना होगा? एक्स, दैट मीन्स 0। उसी तरह से कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो बेस इसका क्या है? एक्स, और हाइपोटेनिस कितना है? एक्स, कट जाएगा 1। और तीसरा है tan 0 डिग्री। तो इस तरह से tan का क्या होता है? पी बाई बी। पी क्या होगा? 0 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। तो साइन कॉस tan का निकाल दिया। अब इसका उल्टा कॉट से कॉसेक का, कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। कॉट का वैल्यू क्या होगा? tan का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी x बाई 0 दैट इक्वल टू नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी। उसी तरह से अगर सेक का निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? h बाई बी। तो h कितना है? x, और b कितना है? x, ये 1 आ जाएगा। और कॉसेक 0 डिग्री का क्या हो जाएगा? ये साइन का उल्टा h बाई पी, एक्स अपॉन 0, ये भी नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से हमने देखा कि 0 डिग्री के रेस्पेक्ट में या 0 डिग्री के लिए साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, ये निकाल दिया हमने। ठीक इसी तरह से एक 90 का भी यहीं पर लगे दम बता देते हैं कि एक, अगर मान लो कि ये 90 डिग्री है यहाँ, ठीक है ना, और यहाँ पर भी ये भी 90 बना रहा है, तो ये कब होगा? जबकि ये दूसरा लाइन जो है इसी पर परपेंडिकुलर पर ही आ जाए। समझने भर के लिए थोड़ा सा अलग खाली कर देते हैं। यहाँ पर ये 0 डिग्री होगा और ये दोनों क्या है? 90 90, इधर का भी 90 और इधर का भी 90। तो ऐसी स्थिति में बेस इसका 0 और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालेंगे कि साइन 90 इक्वल टू पी बाई एच। तो पी कितना है? एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। फिर कॉस 90 बी बाई एच, बेस कितना है? 0 बाई एक्स इक्वल टू 0। टेन 90 क्या हो जाएगा? पी बाई बी। तो यहाँ पर एक्स बाई 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ठीक इसी तरह से कॉट से कॉसेक का भी निकालेंगे, ठीक है ना। कॉट 90 0 और सेक 90 इन्फिनिटिव और कॉसेक 90 का 1। इस तरह से ये वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगा 90 का। यहीं पर एक और 45 का देख लें। 45 एंगल कब बनाएगा? जब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये भी 45 और ये भी 45, क्योंकि एक तो निश्चित है यहाँ पर 90 डिग्री। तब ऐसी स्थिति में अगर ये x है तो ये भी x, और ये पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये x√2 आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे कि साइन 45 p बाई एच, p क्या हो जाएगा? BC यानी x, और h हो जाएगा x√2।
एक्स एक्स कट गया, दैट इक्वल टू 1/√2। उसी तरह से cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन x√2, इसका भी 1/√2। ठीक है, tan 45 p/b x/x 1, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं। उसी तरह से cot 45 का भी 1 आ जाएगा, cosec 45 का √2 आ जाएगा, और sec 45 का √2 और cosec 45 का भी √2। इस तरह से हम लोग 45 डिग्री के लिए भी ये सारे एंगल जो है हम लोगों ने निकाल लिए। अब आते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। उसके लिए फिगर एक बनाना पड़ेगा और उसमें ध्यान से समझेंगे। ये जैसे एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, ए बी सी। अगर ये 2x है तो ये भी 2x और ये भी 2x इक्वल है। ये अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया या एंगल बाइसेक्टर कर दिया। अगर वर्टेक्स का बाइसेक्टर है तभी ये दोनों एंगल इक्वल है, और ये 90 तो होगा ही फिर, क्योंकि इक्विलेटरल में परपेंडिकुलर भी वही होता है, एंगल बाइसेक्टर भी वही होता है, और साइड बाइसेक्टर भी वही होता है। तो यहाँ पर ये x हो जाएगा और इधर भी x हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर हम इसको AD को निकालना चाहें, पाइथागोरस लगा देंगे। इन शॉर्ट में थोड़ा सा लिख रहे हैं, इन राइट ट्रायंगल ADB, ठीक है, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बाई पाइथागोरस। ठीक है, अब AD स्क्वायर आ जाएगा प्लस BD का वैल्यू कितना है, x इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर। AD स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। AD स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर। AD इक्वल टू √3x स्क्वायर x√3। ये हो जाएगा हमारा x√3। ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब ये जब बाइसेक्ट हो गया, यहाँ पर ये 30 और ये 30, ठीक है। तो सबसे पहले 60 के लिए निकालते हैं। 60 यहाँ एंगल है इस ट्रायंगल में, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ध्यान रखेंगे, sin 60 p/h, p कितना हो रहा है इसका, तो x√3 बाई हाइपोटेन्यूज 2x, x कट गया, √3/2, ठीक है। फिर cos 60 इक्वल टू b/h, सब में डिग्री लगा लेंगे। तो बेस कितना है, x अपॉन 2x, ये x कट गया 1/2। फिर tan 60 p/b, p कितना है, x√3 अपॉन x कट गया इक्वल टू √3। ठीक इसी तरह से कॉट का शॉर्ट में निकाल रहे हैं, तो इसका आ जाएगा 1/√3। सेक का sec 60 ये 2 आ जाएगा, और cosec 60 2/√3, इसका उल्टा होते जाएगा। अब अगला जो है, इसी में हम 30 का भी निकालते हैं, ठीक है ना। 30 डिग्री का कैसे निकालेंगे, तो यहां से अब देखेंगे इस एंगल के लिए ये सामने वाला P हो जाएगा, ये B होगा और ये तो ही रहेगा। तो ध्यान रखना है खाली, अगर sin 30 का निकालना होगा तो p/h, और इसके लिए P क्या है, BD, यानी BD का वैल्यू कितना है, x, और x तो वही 2x हो जाएगा, x कट गया 1/2। फिर cos 30 का हो जाएगा b/h। अब इसके लिए b क्या हो जाएगा, AD, और AD का वैल्यू कितना है, x√3 और बाई 2x, ठीक है ना। x कट गया इक्वल टू √3/2। उसी तरह से tan 30 का क्या हो जाएगा, p/b। अब p कितना है, तो x, और ये नीचे x√3, x कट गया इक्वल टू 1/√3। तो इस तरह से sin cos tan का हमने निकाल दिया 30 डिग्री का। अब cot का अगर निकालना होगा, cot 30 डिग्री, तो इसका उल्टा √3 हो जाएगा। फिर sec 30 हो जाएगा, तो इसके लिए cos 30 का उल्टा 2/√3, और cosec 30 इक्वल टू sin 30 का उल्टा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने किस किस डिग्री का एंगल निकाल दिया, ये ध्यान देंगे।
तो पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री हो गया, फिर 45 हो गया, इसके बाद 60 हो गया, और फिर लास्ट में 90 डिग्री। यही स्पेसिफिक एंगल जो है 5 एंगल है। ये पांचों एंगल का जो है हम लोग को एंगल का वैल्यू निकालना है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक के रूप में। अब इसी को जो जितना निकाला है उसको सारांश रूप में एक टेबल के रूप में हम लोग लिखेंगे। अब टेबल भी बनाने का एक तरीका है, उसको भी आप लोग समझ लें, बहुत जल्दी ही निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम लोग एंगल लिख देते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम काउंटिंग नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5, सॉरी 0 से काउंटिंग 0 से 0 1 2 3 4। ठीक है, और ये लास्ट नंबर से जो है डिवाइड कर देते हैं 4। पहले क्या किया, 0 30 45 60 90 लिख दिया, फिर यहाँ से 0 से काउंटिंग लिखा, 0 से 0 1 2 3 4, और यही लास्ट डिजिट से या लास्ट नंबर से 4 से सबको डिवाइड कर दिया। अब जो मिला हमको इसका अंडर रूट निकाल देंगे, यानी 0/4, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, सबका अंडर रूट कर दें। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये जो वैल्यू मिला हमारा ये साइन का मिला, यानी साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो एक तरह से ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये जो 2 लाइन था ये रफ वर्क था, और ये फाइंड करने का एक तरीका था। अब इसी तरह से जब कॉस का निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे यहाँ से, लेकिन मतलब ये वाला जो वैल्यू यहाँ से शुरू करेंगे और उसका उल्टा उधर से लिखते चले जाएंगे। जैसे 1 है पहले तो 1 लिखेंगे, फिर √3/2, फिर 1/√2, 1/2 और फिर 0। ये किसका हो गया, कॉस का वैल्यू। और जब दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, साइन और कॉस का वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, तो किसका वैल्यू आ जाएगा, tan का आ जाएगा। तो tan में क्या हो जाएगा, 0/1 इक्वल टू 0, 1/2 अपॉन √3/2। इस तरह से सोल्यूशन निकालेंगे, 1/2 डिवाइडेड √3/2, यानी 1/2 इंटू 2/√3, 2 कट गया, 1/√3। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा 1, और इसमें से √3, और ये नॉट डिफाइंड, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो ये साइन कॉस टैन का निकल गया। अब इसी का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक का, कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक का, और टैन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट का। जैसे कॉट का हम यहाँ निकाल देते हैं, अब इसी से समझ में आ जाएगा। 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड या इंफिनिटिव, और 1/√3 का उल्टा √3। ठीक है, इसका 1 ही रहेगा, इसका 1/√3 हो जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा। तो जैसे इसका रेसिप्रोकल किया उसी तरह से अगर हम कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक का वैल्यू आ जाएगा, और साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक का आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमने एंगुलर वैल्यू निकाल दिया। ये स्पेसिफिक एंगल जो 5 तो था उनमें से सबका रेशियो निकाला एंगल के रूप में, है ना। अब ये जब निकल गया उसके बाद फिर आगे जो है कुछ कम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला है, उसको भी हम लोग जान लें। यहाँ पर लिख देते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, सबको एक बार लिख दें पहले, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, डिग्री लिख लेंगे बाद में, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और लास्ट कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए सबका उल्टा लिखते चलेंगे, जैसे यहाँ पर साइन का कॉस हुआ तो कॉस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन। यहाँ पर tan है तो इसका कॉट हो जाएगा यहाँ, और कॉट वाले का tan थीटा। उसी तरह से सेक का कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक का सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये इसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल।
ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद एक थ्योरी है, इसको मिटा देते हैं। एक थ्योरी क्या है कि कोई भी रेशियो और रेसिप्रोकल रेशियो का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। जैसे अगर हम साइन को देखें तो साइन का रेशियो क्या होता है, p/h, और इसका उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है ना। कॉसेक का क्या होता है, h/p। अगर हम इन दोनों को इंटू करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो ये p/h इंटू h/p, एच कट गया, पी कट गया 1। तो एक थ्योरी हो गया कि कोई भी रेशियो और रेसिप्रोकल रेशियो का प्रोडक्ट जो होता है हमेशा 1 होता है। तो इसी को फार्मूले के रूप में लिखते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा दैट इक्वल टू 1। अब इसी से अगर हम साइन थीटा निकालना चाहेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा 1/साइन थीटा। ठीक उसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, और सेक थीटा जो होता है 1/कॉसेक थीटा के 1/कॉस थीटा, ये बराबर होता है, ठीक है ना। अब इसके आगे जो है तीसरा, ये तो पहला था, ये दूसरा था कॉस और सेक का, तीसरा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा दैट इक्वल टू 1, और इसे निकालेंगे टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू होता है 1/टेन थीटा। तो इस तरह से ये 3 भाग था इसका। कोई भी रेशियो और रेसिप्रोकल रेशियो का प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है, और उसी से दो फार्मूले और हमने प्राप्त कर लिए, ठीक है। इसके बाद जो है अब हम लोग लास्ट में एक आइडेंटिटी इसके होंगे, वो आइडेंटिटी के बारे में हम लोग जान ले। मेन इसका 3 आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी किसको कहते हैं, आइडेंटिटी में थीटा का कोई भी वैल्यू दिया जाए तो उसके लिए हमेशा वो LHS और RHS बराबर हो जाए, मतलब हर थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए वो स्वीकार्य है। मतलब ये कहा जा सकता है कि कोई भी वैल्यू उसमें से थीटा का दे दें तो सेटिस्फाई कर जाएगा, इसका मतलब वो आइडेंटिटी कहलाता है। जैसे पहला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अब होता है या नहीं होता है, इसको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा यानी p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। h स्क्वायर इसका एलसीएम करते हैं, ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बाई पाइथागोरस हमने क्या पढ़ा कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर होता है अपॉन h स्क्वायर, ये दोनों कट गया इक्वल टू 1। तो ये क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये जो है हमेशा सत्य है, थीटा की कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये एक तरह से आइडेंटिटी हो गया। अब इसी से और देखिए कैसे कैसे और फार्मूला निकलता है। साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा अगर लिखते हैं तो ये इधर दूसरी तरफ में स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सिर्फ कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और जब यहाँ पर सिर्फ सेक थीटा लिखेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद फिर टेन स्क्वायर थीटा अगर निकालते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सिर्फ टेन थीटा स्क्वायर हटा देंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी से एक और रिलेटेड कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इक्वल 1। तो इससे भी 4 और निकल गया। इसमें भी जो मेन आइडेंटिटी था उसके बाद ये 4 और बनाया,
फिर यहाँ पर भी जो दूसरा मेन आइडेंटिटी था उससे भी 3 यहाँ और 1 यहाँ, 4 हो गया। और तीसरा जो आइडेंटिटी है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह से यहाँ पर भी स्क्वायर हटा देंगे तो फिर कोसेक थीटा इक्वल टू इधर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका स्क्वायर हटा देते हैं तो कॉट थीटा पढ़ेंगे इसको, और ये जो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये 3 निकल गया। एक और चौथा निकालना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये मेन 3 जो आइडेंटिटी है, पहला, दूसरा और तीसरा, और इनसे जो है 4 फार्मूले और निकले। तो ये कुल मिलाकर के फार्मूला देखने के लिए थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ये सारे आसान हैं और इसको सहजता से पढ़ेंगे, समझेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे मतलब कठिन नहीं मानेंगे। नया चीज है, पहला वर्ष है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन लाइव क्लास में इसको जो है आप लोग क्लियर करवाते चले जाएंगे। इसके लिए नोट भी मैंने बना करके दे दिया है, आप लोग उसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से ये जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो था ये मेरे तरफ से समाप्त हो गया है, और जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे उसको जो है आप लोग पूछने का प्रयास करेंगे, और मैं समझता हूं कि समझ करके इसको अच्छी तरह से आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही आसान आप लोगों के लिए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।